नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी विश्रांति सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी विश्रांति। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयउ सुरधाम। दोहा पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। आंखों के सामने 4 महीने पहले वाला दृश्य तैर गया। बाबूजी इसी तरह छोटे का नाम रटते रटते चले गए थे। इतने सारे तार और फ़ोन देने के बावजूद वो समय पर नहीं पहुंच पाया था। वो यही समझता रहा कि बड़े भैया ने हर बार की तरह घबराकर उसे बुलवा भेजा है। बाबूजी 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर इस बार उसका सोचना गलत साबित हुआ। पथराई आंखों से उसकी राह देखते देखते बाबूजी चल बसे थे। उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद ही वो चल पड़ा था, पर उसके भाग्य में पिता का अंतिम दर्शन नहीं लिखा था। वो घर पहुंचा तब तक लोग शमशान भूमि से लौट चुके थे। उफ, उस समय छोटू कैसे बिलक बिलक कर रोया था। स्मृतियों का भार जब असह्य हो गया तो उन्होंने आंखें पोंछकर फिर पाठ में मन लगाना चाहा, पर इसके बाद तो रानियों के विलाप का वर्णन था। वो प्रसंग तो किसी तरह उनसे पढ़ा ही नहीं गया। गोद में रामायण लिए बैठी रहीं, हाथ जोड़कर बोली, कौशल्या महारानी, तुम तो साक्षात भगवान की माँ थीं। जब तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। उन्हें वे सारे व्रत नियम याद आने लगे जो वे सुहाग के लिए किया करती थीं। पता नहीं कहाँ कैसी चूक हो गई। जब तप व्रत उपवास दान पुण्य कुछ भी तो काम नहीं आया। अंतिम क्षण तक उन्हें आशा थी कि कोई न कोई चमत्कार होगा और वे अपने सत्य के बल पर उन्हें बचा लेंगी, यम के दरवाजे से लौटा लाएंगी। पर कुछ नहीं हुआ। हुई है सोई जो राम रचि राखा, उन्होंने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा। रामायण माथे से छुआई और आले में रख दी। तभी रसोई से बहू की भनभनाहट सुनाई दी। यूं तो बड़ी की आदत है कि काम करते वक्त बकझक करती ही रहती है, पर उन्होंने जब से गृहस्थी से मन हटा लिया वो उस पर कान नहीं देती थीं। पर बात अपने बारे में हो तो सुनाई दे ही जाती थी। उसे भी अनसुना कर दे ऐसी महात्मा तो वे नहीं थी। बहू की बड़बड़ाहट जारी थी। बस सुबह से भगवान के आगे नाक पकड़कर बैठ जाएंगी या वो पोथा उठा लेंगी। घंटे भर से देख रही हूँ कि वे पढ़ नहीं रही हैं, गोद में लेकर बैठी हैं, पर क्या मजाल जो रसोई में ज़रा झांकी ले। जानती हैं सुबह से मैं अकेली खटती रहती हूँ, पर कभी उन्हें ये नहीं लगता कि लाओ ज़रा इसका हाथ ही बटा दे। ज़रा उसे अपने दुख से उबर तो लेने दे भगवान। अम्मा कितनी मेहनत मशक्क़त वाली हैं, ये क्या तू नहीं जानती? थोड़ा सब्र करना भी तो सीखो। इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है उस पर, ज़रा उसे सांस तो लेने दो। अरे अम्मा, पूजा हो गई तुम्हारी? दरवाजे पर खड़ी अम्मा को देख बड़ा चौंक पड़ा। मेरी पूजा का क्या है बेटा, वो तो दिन भर चलती रहती है, मन बहलाने का बहाना है बस। मुझे लगा तुम कुछ कह रहे थे, इसीलिए उठकर चली आई। कुछ नहीं अम्मा, ये मेथी का साग तोड़ना था बस। दफ्तर को देर हो रही है ना, तो विभा ने सोचा अम्मा जी तोड़ देंगी तो जल्दी से झोंक देगी। साग तोड़ने में मेरे कोई हाथ पांव थोड़े घिस जाएंगे बेटा, पर डरती हूँ। साल भर से तो तुमने मुझे अछूत करार दे रखा था। पानी का घड़ा भी छूती थी तो 100 बातें सुननी पड़ती थीं। बहू की शक्ल देखने लायक हो गई। अम्मा जी दिन रात बाबूजी की गंदगी उठाती थीं, तो उनका रसोई में आना उसे सचमुच सुहाता नहीं था। बड़का भी इस बात को जानता था, इसलिए उसने बात को नया मोड़ देकर कहा, अम्मा, उस समय तो तुम बाबूजी की तीमारदारी में ही इतना थक जाती थीं कि विभा चाहती थी कि कम से कम रसोई की झंझट से तुम बची रहो। बेटे, उस समय रसोई में आती भी तो उन्हीं के लिए। जानती थी कि उनकी गिनती के दिन बचे हैं, इसीलिए चाहती थी कि उनकी कोई भी इच्छा बाकी ना रहे। पर जब भी रसोई में पाँव दिया, बहू ने दुरदुरा दिया। अब मुझे रसोई से क्या करना है? 2 रोटी से मतलब है, जब खिलाओ जैसी खिलाओ खा लूँगी।
बहू अपना सा मुंह लेकर रह गई। उस समय की बातें अम्मा जी ने मन में गांठ बांध ली होंगी, इसका उसे पता नहीं था। पर वो क्या करती, उस समय सचमुच उनका छुआ कुछ भी खाने से उसे उबकाई आती थी। बाबूजी का कमरा तो उसके लिए नर्क का पर्याय बन गया था। पति से कह सुनकर उसने छत वाला कमरा बाबूजी के लिए तय कर दिया। बच्चों का क्या है, कहीं भी बैठकर पढ़ लेंगे, पर रात दिन के खांसने कराहने से तो मुक्ति मिलेगी। ऊपर छत पर ही बाबूजी के कपड़े और चादरें धुलते थे, सूखते थे। नीचे वाले उस आवाज़ से बचे रहते थे। वो तो काम के बहाने दो दो दिन तक ऊपर वाले कमरे में जाना टालती रहती थी। जब से बाबूजी मरे हैं वो कमरा भाएं भाएं करता रहता है। बच्चे तक वहाँ जाना नहीं चाहते। विमल ने दबी जुबान से एक बार वहाँ बेडरूम बनाने की बात की थी, पर उसका ये प्रस्ताव विभा ने तुरंत रद्द कर दिया था। उस कमरे में तो वो एक दिन भी न सो सकेगी। पर उस कमरे का कुछ ना कुछ तो करना है। छोटे की कमल की आंखें बराबर इस पर लगी हुई हैं। सेवा करने तो कोई नहीं आएगा, मेवे में ज़रूर हिस्सा बटाएंगे। बहू भरवा करेले बना रही थी। करेले छील छाल कर नमक लगाकर रख दिए और वे माला लेकर ऊपर छत पर आ गई। बाबूजी थे तो पता नहीं दिन में कितनी बार वे ऊपर नीचे डोलती थीं, पर अब 15 सीढ़ियाँ भी उन्हें पहाड़ सी लगने लगी हैं। चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता है, लगता है जैसे किसी ने सारी शक्ति ही निचोड़ ली है। मचिया पर बैठकर वे घुटने सहलाते हुए सोचने लगीं, इतनी तकलीफ होती है फिर भी यहाँ बैठना अच्छा ही लगता है। कम से कम किसी के ताने उलाहने सुनाई तो नहीं देते। देखने सुनने का ही तो सारा पाप है, नहीं तो पीठ पीछे कौन किसको गाली नहीं देता। सांस थोड़ी एकसार हुई तो उन्होंने माला उठा ली। मुश्किल से एक माला फेरी होगी कि विमल सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मा, बेला की चिट्ठी आई है, सुना दे क्या लिख रही है। बाबूजी से चिट्ठियाँ सुनते सुनते उन्हें ऐसी आदत पड़ गई है कि अपने आप पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। जबकि बाबूजी खुद कहा करते थे, सावित्री तुम कोई अनपढ़ तो नहीं हो, मिडिल पास हो, अपने आप पढ़ना सीखो। गृहस्थी के खटराग में पढ़ा लिखा याद ही कहाँ रहता है। वे तो सब कुछ भूल गई थीं। हाँ, बिटिया को उन्होंने बीए तक पढ़ाया था और ताकीद कर दी थी कि डिग्री को संभाले रखना, ये नहीं कि चूल्हे में झोंक दो। बेला समझदार लड़की है, शादी के बाद भी कुछ न कुछ करती ही रही है। अब तो बीएड में एडमिशन ले लिया है। लड़का चिट्ठी सुना रहा था। सुबह 8 बजे निकल जाना पड़ता है, लौटते लौटते 5 बज जाते हैं। घर पर बच्चे एकदम अकेले पड़ जाते हैं। उनके पापा तो अक्सर टूर पर रहते हैं। 2-4 महीनों के लिए अम्मा यहाँ आ जाती तो मुझे सहारा हो जाता। अम्मा का मन भी बहल जाता। पत्र का मजमून सुनते सुनते एकाएक उनका ध्यान बट गया। लगा कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है, ज़रूर बड़ी होगी। इस तरह छुपकर बातें सुनने की उसकी खास आदत है। बाबूजी तो अक्सर कहा करते थे, सावित्री आवाज़ ज़रा धीमी रखा करो, तुम्हारी बहू रानी ओट में खड़ी सब सुनती रहती है। सुनती है तो सुना करे। एक दिन वे भी बिफर गईं। कोई चोरी है, अपने पति से बात कर रही हूँ मैं, अपने दिल की लगी उन्हें नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊंगी। आज भी वो सीढ़ियों पर सांस रोके माँ बेटे की बात सुन रही है। जानना चाहती है कि अम्मा जी क्या कहती हैं। अब उसका समय ज़ाया नहीं हो रहा, नहीं तो एक गिलास पानी मांगना भी गुनाह है। 100 बातें सुननी पड़ती हैं। चिट्ठी समाप्त कर बड़का थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पत्र ले लिया कि इत्मीनान से पढ़ेगी और फिर माला फेरने लगी। विमल समझ गया कि ये सभा बर्खास्त होने की सूचना है। चुपचाप उठ गया। बहू भी उसके साथ साथ ही नीचे चल पड़ी होगी। लौटते समय उसने ज़रा भी एहतियात नहीं बरती। उसकी पायल और चूड़ियाँ उसे उतरने की सूचना देती गईं। उन्होंने इत्मीनान से पढ़ने के लिए पत्र ले तो लिया था, पर पढ़ने की ज़रा भी इच्छा नहीं हुई। दिमाग में 2 साल पहले वाला प्रसंग चक्कर काटता रहा और उन्होंने अनुभव किया कि उनके मन की कड़वाहट ज़रा भी कम नहीं हुई है। उन दिनों बाबूजी की बीमारी का बढ़ता स्वरूप देखकर वे चिंतित हो चली थीं। कस्बे में जितना इलाज संभव था हो चुका था। शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का मन था। इसीलिए एक दिन सामान बांधकर वे बाबूजी के साथ बेला के यहाँ पहुंची थीं। माता पिता की इस अचानक आमद से बेला चकित भी हुई और खुश भी।
2-3 दिन खूब आराम से गुजरे। दोनों बच्चे आसपास मंडराते रहे। बेला साथ में चहकती रही। दामाद भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटे रहे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से समय लिया गया। दफ्तर की गाड़ी में बाबूजी को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। उनके कहे मुताबिक एक्सरे निकलवाए गए, खून पेशाब की जांच करवाई गई, फिर सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को दिखाई गईं। तब कहीं जाकर उन्होंने 1 महीने का कोर्स लिख कर दिया। महीने भर बाद फिर एक बार दिखा जाने के लिए कहा। ये सारी दौड़ धूप बड़ी शालीनता से करते रहे और वे उनकी माँ को आशीष दी रहीं जिसने ऐसा लायक बेटा पैदा किया। वे बेला के यहाँ खाली हाथ नहीं आई थीं। वैसे भी बेटी के यहाँ खाली हाथ कौन आता है। वे भी आते समय बेला के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, दामाद के लिए स्वेटर लेती आई थीं। इसके अलावा मिठाई, नमकीन, बड़ी, पापड़, अचार, मसाले आदि सभी कुछ था। बड़ी ने तो ताना भी दिया था, क्या बिटिया के यहाँ पूरा घर ढोकर ले जाएंगे। इतना सब कुछ दिया जा चुका था, फिर भी जब महीने भर रहने की बात हुई तो उन्हें संकोच हो आया। दवाइयों का खर्च तो खैर वे अपना कर ही रही थीं, पर उन्होंने सोचा आधा किलो दूध भी अलग से लगा लेंगी। सब्जी के ठेले तो निकलते ही रहते हैं। बाबूजी के लायक हरी सब्जी या फल फूल भी वे खुद खरीद लिया करेंगी। जाते हुए न होगा तो बिटिया को कुछ बनवा कर दे जाएंगी। उस दिन वे बाबूजी के पास बैठकर बड़े को चिट्ठी लिखवा रही थीं। तबीयत का हाल तो बताना ही था, कुछ पैसों की व्यवस्था भी करनी थी। उसी समय बेला पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मा, तुम्हारा अगला व्रत कब पड़ा है? परसों। क्यों? व्रत में तो सफ़र ठीक नहीं रहेगा ना, उसके अगले दिन की गाड़ी बुलवा लेते हैं। गाड़ी? किस लिए? स्टेशन जाने के लिए। स्तब्ध होकर पल भर को वे बेटी का चेहरा देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, महीने भर बाद फिर से दिखाने की बात थी ना, तो फिर आ जाना ना। शुजालपुर कौन सा दूर है? तेरे बाबूजी के साथ कहीं आना जाना क्या इतना आसान है? और हर बार हमें छोड़ने कौन आएगा? बात तो तुम्हारी ठीक है अम्मा, पर ये घर तो तुम देख ही रही हो। 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं है। पर उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर मतलब तो समझ में आ ही गया। वे और बाबूजी दोनों बुत बने बैठे रहे। कुछ देर बाद बेला ने ही कहा, जगह की तंगी की भी ऐसी कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। पर तुम मेरी सास को तो जानती हो ना, आग है आग। कल को तुम लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पर तुम्हारी सास तो उतनी दूर गांव में बैठी हैं, वे तुम्हारे बारे में क्या कहेंगी और क्यों कहेंगी? अरे उनकी कुछ ना पूछो अम्मा, वे यहाँ की राई रत्ती खबर रखती हैं। उन्हें सब पता रहता है कि यहाँ कौन आया कौन गया। उनका मन हुआ कि कह दें, फिर तो तुम्हारी सास को ये भी पता होगा कि आने वाले खाली हाथ नहीं आए थे और जाते हुए भी भर भर मुट्ठी देकर जाएंगे। पर अपने मुंह से ऐसी ओछी बात निकालने का मन नहीं हुआ। तब तक बाबूजी ही बोल पड़े, बिटिया, कुंवर जी से कहना हमारा चंद्रपुर का टिकट निकलवा दें। अब एक बार घर से निकले ही हैं तो कमल के यहाँ भी हो आएंगे, पता नहीं फिर निकलना हो ना हो। बेला ने जैसे राहत की सांस ली। हाँ, ये ठीक रहेगा, कुछ दिन वहाँ रह लीजिए, फिर महीने बाद वो यहाँ दिखाते हुए घर चले जाइएगा। बिटिया के चेहरे पर उभरा राहत का भाव देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। बिटिया चाहे न समझी हो, पर वे अच्छी तरह जानती थीं कि इस समय बाबूजी ने छुटके के यहाँ जाने की बात क्यों की है। वे खुद भी तो इतनी जल्दी घर नहीं लौटना चाहती थीं। कुल जमा 8 दिन के भीतर ही लौटने पर बड़ी जिस कुटिल मुस्कान से स्वागत करेगी, उसे भी वे झेल नहीं पाती। वैसे छोटे के यहाँ भी कौन से पलक पावड़े बिछे थे। ये लोग जब भी गए, बहू अड़ोस पड़ोस में कहती फिरी थी कि इन लोगों का जब मन होता है मुंह उठाकर चले आते हैं, दूसरों की सुविधा असुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं। यही छुटका अम्मा का सबसे लाडला था। हमेशा कहता, अम्मा मेरी शादी होने दो फिर देखना, तुम्हें तिनका भी नहीं उठाने दूंगा। छोटे की शादी भी हुई, चांद सी दुल्हन भी आई, पर अम्मा वहीं की वहीं रही। उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, उल्टे छोटा ही बदल गया। पता नहीं क्यों उसे एकाएक अपने पिता देहाती, माँ दकियानूसी, भाभी फूहड़ और भतीजे गंवार नजर आने लगे। जब भी वहाँ जाते हैं तब दोनों प्राणी सांस साधे रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए और बेटे को बहू के सामने नीचा न देखना पड़े।
फिर भी इस समय बाबूजी ने उसी के यहाँ जाना तय किया। दामाद को टिकट के पैसे थमाकर बचे हुए पैसे माँ ने बेटी के हाथ में रख दिए कि भाभी के लिए कोई अच्छी सी सौगात लिया। छोटे की लड़कियों की फ्रॉक लाना तो उनके बूते का नहीं था, इसीलिए खिलौनों मिठाई का सरंजाम बेला ने कर दिया। इस तरह पूरे साथ सामान के साथ वे लोग धड़कते दिल से गाड़ी में बैठे। स्वागत की जरा भी आशा नहीं थी। जब देखा कि छोटा उन्हें लेने के लिए सब परिवार आया है तो जी जुड़ा गया। इस बार कमल के घर का वातावरण अपेक्षाकृत अच्छा था। बहू ने बातों बातों में पता कर लिया कि ये लोग 8-10 दिन के लिए ही आए हैं, इसीलिए उसका मूड ठीक बना रहा। छुटका भी उन लोगों के लिए सुबह जल्दी उठकर चाय बना देता। गाड़ी का जुगाड़ अगर हो जाता तो शाम को घुमा देता। रात को उनके पास बैठकर देर तक बातें करता रहता। लड़कियां भी दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुनती, दादाजी को स्कूल के किस्से सुनाती। कुल मिलाकर दिन मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन कमल दफ्तर से 2 बजे ही लौट आया। आते ही माँ के बिस्तर पर लेट गया और बोला, अम्मा ज़रा बढ़िया वाली अदरक की चाय तो बना दो, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। वे तत्परता से उठकर भीतर गईं और लौट आईं। सिर झुकाकर अपराधी स्वर में बोली, छुटके, रसोई में तो ताला पड़ा हुआ है। कमल का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। एक तो सिरदर्द से वैसे ही परेशान, ऊपर से ये हादसा हो गया। वो तो एकदम बौखला गया। 4 बजे जब अरुणा क्लब से लौटी तो वो भरा बैठा था। उसके घर में पांव देते ही बरस पड़ा। इस घर में क्या चोर डाकू बसते हैं जो तुम किचन में ताला डालकर जाती हो? वहां तुम अपनी किटी पार्टी में मजे उड़ाती रही, यहाँ मैं 2 घंटे से चाय के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे क्या सपना आया था कि तुम आज जल्दी आ रहे हो? अरुणा ने ताला खोलते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। पर ताला लगाने की जरूरत क्या थी? नौकरों तक के लिए सारा घर खुला पड़ा रहता है और नौकर अपने कायदे से रहते हैं। यहाँ तो जरा सा मौका मिला नहीं कि अल्लम गल्लम पकाना शुरू हो जाता है। फिर उनकी ठुल्ल ठुल्ल से रात में सबकी नींद हराम होती है। उनका जी चाहा कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वे तो खुद ही डरती हैं। छोटी की रसोई में कभी पाँव भी नहीं देती। अल्लम गल्लम क्या पकाएंगी? हाँ, 1-2 बार अदरक वाली चाय ज़रूर बनाई थी। बाबूजी बेचारे पानी वाली फीकी चाय पी पी कर बोर हो गए थे। कहते, अरे किसी दिन चाय सी चाय तो पिलाया करो, ये क्या रोज़ रोज़ गोमूत्र पकड़ा देती हो। बाबूजी की ही फरमाइश पर उन्होंने एक बार, सिर्फ एक बार दलिया बनाया था। बहू के हाथ का दलिया खा खा कर वे आजिज़ आ चुके थे। कहते, परहेज के नाम पर ये क्या मिट्टी का लोंदा परोसा जाता है, मुझे तो देख कर उबकाई आती है। बीमारी के कारण बाबूजी के मुंह का स्वाद चला गया था। वे चिड़चिड़े हो गए थे, पर उनकी शिकायत सचमुच वाजिब थी। छोटी की रसोई बड़ी टिप टॉप थी, पर उसके खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं था। ज़बान तो बड़ी की भी तेज चलती है, पर उसके हाथ में रस है। छोटी तो जैसे पानी में सब्जी छौंकती है। पता नहीं लड़का खाता कैसे है, जबकि घर भर में उसके ही सबसे ज्यादा नखरे थे। उसी छोटी ने उन पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी, साथ ही बाबूजी की खांसी का उद्धार भी कर डाला। इसके बाद वहां रहना उन्हें गवारा नहीं हुआ। उन्होंने दबी जुबान से वापसी की बात की। छोटे ने भी उन्हें रुकने का आग्रह नहीं किया। ठीक भी था, माँ बाप के लिए वो बीवी से बैर क्यों लेता, अपने घर की शांति क्यों भंग करता। उसने बेटे का फर्ज इतना ही निभाया कि वो भोपाल तक आकर छोड़ गया। शुजालपुर की गाड़ी में बिठा दिया। बाबूजी ने बेला के यहाँ जाने से एकदम इनकार कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर की तारीख में अभी भी 1 हफ्ता बाकी था। बोले, सावित्री, अब बुढ़ापे में मेरी मिट्टी और ख़राब मत करो। अपनी बची खुची इज्जत लेकर घर लौट चलो। आज बेला की चिट्ठी आई है तो पिछला सब कुछ याद आ रहा है। जिस समय उन्हें ज़रूरत थी, बेला के घर में जगह नहीं थी। उसे सास का डर खाया जा रहा था। अब बुला लेना अपनी सास को, अम्मा का निहोरा क्यों कर रही है? रात खाना खाते हुए बड़े ने पूछा, अम्मा, फिर तुमने क्या तय किया? किस बारे में? यही बेला के यहाँ जाने के बारे में। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? अभी तुम्हारे बाबूजी को गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मैं दामाद के यहाँ चली जाऊं? ये तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे, उसकी सास क्या कहेगी।
बड़ा फिर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। जब वे आंगन में हाथ धो रही थीं, उन्हें बहू की फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे तो मालूम था वे कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारी छाती पर मूंग दलेंगी। अनायास ही फिर से बाबूजी याद आ गए। एक बार बहू की जुबान दराजी से दुखी होकर वे रो दी थीं। उस समय बाबूजी अपनी सारी शक्ति बटोर कर दहाड़े थे। तुम क्यों रोने बैठ गई सावित्री? तुम किसी की दबैल नहीं हो, किसी के दरवाजे नहीं पड़ी हो। ये घर तुम्हारा है। जिसे यहाँ ना पुसाता हो वो शौक से जा सकता है। इसके बाद बहू थोड़ा संभल गई थी। जानती थी ना कि इतना बड़ा घर किराए पर लेने जाएंगे तो 1000-1200 से कम में न मिलेगा। उन्हें लगा कि बहू को एक बार फिर से ये बात याद दिलाने की ज़रूरत है। हाथ धोकर पल्लू से हाथ पोंछती हुई वे इत्मीनान से भीतर आईं और सहज भाव से बोली, बहू, मैं अपने घर में बैठी हूँ। बेला को दिक्कत हो तो बच्चे यहाँ भेज दे या अपनी सास को बुला ले। हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। सास के ये तेवर बहू के लिए एकदम नए थे। अपनी चारपाई पर लेटी नींद की आराधना कर रही थी कि दरवाजे पर रिक्शा रुका। कपिल दौड़ा दौड़ा बाहर गया और वहीं से चिल्लाया, चाचा आए हैं। चाचा? वो एकदम उठ बैठी। बेटे के अप्रत्याशित आगमन से मन में खुशी की उत्कंठा की लहर दौड़ गई, पर उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। बड़ी देख लेगी तो कहने को हो जाएगा कि रात दिन खटने को तो हम हैं, पर प्राण तो इनके छोटे में ही बसते हैं। तब तक छोटा भीतर आ गया था। उसने झुककर माँ के पांव छुए और एकदम गले से लग गया। लाख रोकने पर भी दोनों के आंसू निकल आए। बड़ी जब पानी का गिलास लेकर आई तो उन्होंने मुश्किल से अपने को जब्त किया और पल्लू से आंखें पोंछती हुई बोली, अचानक कैसे चला आया रे? न चिट्ठी न पत्री। अपने घर ही तो आना था ना अम्मा। चिट्ठी पत्री की क्या ज़रूरत थी? बस तुम्हें देखने का मन हुआ और चला आया। और अब आया हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अम्मा जी अभी साल भर कहीं नहीं जाएंगी। पिछले दिनों बेला ने भी बुलवाया था, मना कर दिया। बेला की बात और है भाभी, वो तो पराया घर हुआ ना। मेरे यहाँ जाने में कोई हर्ष थोड़े ही है। क्यों अम्मा? ये तो बातें बाद में होती रहेंगी। तू पहले हाथ मुंह धो ले, तब तक भाभी खाना गर्म कर देगी। रात छोटे का बिस्तर उन्हीं के बगल में लगा दिया गया। जब सब लोग सो गए तो बेटे के शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बहू को बच्चों को भी ले आता रे, थोड़ी रौनक हो जाती। रीनू चीने को देखे कितने दिन हो गए। मुझे याद भी करती हैं कि नहीं? खूब करती हैं अम्मा। उन्होंने तो ख़ास तौर पर तुम्हें ले आने को कहा है। अभी साथ ले भी आता, पर 4 दिन में ही उनकी पढ़ाई का इतना हर्जा हो जाता है कि अगले 8 दिन तक भुगतना पड़ता है। अब कोई वो हमारे ज़माने वाली पढ़ाई तो रही नहीं कि मामा के यहाँ महीना भर रह आते थे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक कहता है तू। मुझे तो कपिल कुणाल के बस्ते देखकर ही डर लगने लगता है। एक बात और है अम्मा। छोटे का स्वर एकदम बदला हुआ था। क्या? बाबूजी बीमार थे तब की बात और थी, आना ही पड़ता था। अब तुम्हारी बहू कहती है कि वहाँ जाकर क्या करेंगे? अपना कहने को, उठने बैठने को कहीं बित्ते भर जगह भी तो नहीं है। मैं तो खैर इस घर का लड़का हूँ, कहीं भी पड़ा रहता हूँ, पर उससे तो इस तरह रहने की आदत नहीं है। फिर भाभी को तो तुम जानती ही हो, इसीलिए तो बेचारी अरुणा हर छुट्टी में मैके भागती है। उसे अच्छा थोड़ी ही लगता है, पर क्या करें, अपना कहने लायक कोई ठिकाना तो हो। छोटा शायद ठीक ही कह रहा था। उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, फुर्सत ही नहीं मिली, पर अब लगता है कि वो ठीक ही कह रहा है। बड़ी तो जैसे पूरे घर पर अपने पांव फैलाकर बैठ गई है, हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी को अगर वे एक गिलास भी उठाकर देने लगती हैं तो वो जवाब तलब करने लगती है। सारी गृहस्थी उनकी जोड़ी हुई है, पर बड़ी सब पर अपना फन फैलाए हुए है। पता नहीं कैसे, पर सुबह तक छोटे ने अम्मा को पटा ही लिया था। फिर उसने भाई भाभी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी और ऊपर वाला कमरा ठीक ठाक कराना शुरू कर दिया। सीढ़ियों की मरम्मत की गई, ऊपर वाले काम चलाऊ बाथरूम को पक्का करवा दिया, कमरे का नए सिरे से रंग रोगन कर उसे झकझक कर दिया। खिड़कियों में नई जाली लगवाई गई, दरवाजे पर वार्निश की गई, छत पर नया नकोर पंखा लगवाया गया।
बाबूजी जब बीमार थे तब अम्मा गर्मी में झुलसती रहीं, हाथ से पंखा झलती रहीं। ऊपर आड़ ना होने के कारण दिन में 10 बार बाथरूम के लिए नीचे आती रहीं, पर तब किसी को इन बातों का ख्याल नहीं आया। अब बहू के लिए सारी सुविधाएं जुटाई जा रही थीं। बड़ी सब देखती रही और कुढ़ती रही। उसे पति पर इतना ताव आ रहा था, पता नहीं किस पोथी में पढ़कर आए थे कि साल भर घर की लिपाई पुताई नहीं होगी। कम से कम बीमार के कमरे की सफाई तो की ही जा सकती थी। उसके बिना तो वहां पांव देना भी दूभर था। कुणाल कपिल तब उधर का रुख नहीं करते थे। उन्हें वहां हर दम बाबूजी का साया मंडराता नजर आता था। अब देखो, 2 ही दिन में उसकी कैसी काया पलट हो गई है। पर अब क्या फायदा, अब तो उस पर छोटे ने एक हक जमा लिया है, मजे से अपना ताला डालकर चला जाएगा। 2 दिन बाद कमल ने भाई भाभी से औपचारिक अनुमति मांगी। भैया, सोच रहा हूँ इस बार अम्मा को साथ ले जाऊं। आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है? जा रही हो तो शौक से ले जाओ। हमें क्या एतराज होगा? क्या बात है भाभी कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं। माहौल ऐसा खराब हो रहा है कि घर में अकेले छोड़ते भी डर लगता है। नौकर भी अब साले आवारा किस्म के लफंगे ही मिलते हैं। क्वार्टर तो तुमने देखा है, जरा अकेला सा ही है। अम्मा रहेंगी तो जरा निश्चिंतता रहेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, पर वे मान जाएं तब है। हम कहेंगे तो बुरा मान जाएंगी। हम क्यों कहेंगे, छोटा कहेगा और छोटे की बात अम्मा मान भी लेंगी। बड़का बोला, तुम सचमुच अगर 2-4 महीने के लिए अम्मा को ले जाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। थक गई है बेचारी, काम में ऐसी फंस गई है कि 2 साल से पीहर भी नहीं जा पाई। अकेले ही सब करना होता है, किसी का सहारा भी तो नहीं है। हम होंगे तो भात खिचड़ी कुछ भी पका कर खा लेंगे, पर अम्मा के लिए तो दोनों जून पूरा खाना बनाना पड़ता है। फिर दूसरे काम तो हैं ही। आप लोग ऊपर के काम के लिए किसी को रख क्यों नहीं लेते? अब तो बाबूजी रहे नहीं, उनकी बीमारी का खर्च भी नहीं रहा। बाबूजी थे तो उनकी पेंशन भी तो थी, कुछ तो सहारा हो ही जाता था। अब तो आय का वो साधन भी जाता रहा। पेंशन तो अम्मा को भी मिलती होगी ना? अभी कहाँ, कार्रवाई चल रही है। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो बातचीत के ये टुकड़े सुन रही थीं। छोटे के यहाँ जाने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी, पर उन्हें यह भी पता नहीं था कि बड़े की गृहस्थी पर वे इस कदर भार बन गई हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सवेरे वे अपना संदूक खोलकर बैठ गई थीं। ये क्या हो रहा है दादी माँ? कुणाल ने पूछा। कुछ नहीं रे, अपने कपड़े लत्ते संभाल रही हूँ। अगर तेरे चाचा के साथ जाना पड़ा तो कुछ तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तैयारी का नाम सुनते ही बड़ी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। जब भी वे कहीं जाने को होती हैं वो इसी तरह चौकीदारी करने लगती है। उसे डर लगता है कि अपनी चीज़ें वे बाहर बांट आएंगी और वो टापती रह जाएगी। बड़ी इस तरह छाती पर आकर खड़ी हो गई तो खींच के मारे उन्होंने संदूक बंद कर दिया। बुरा सा मुंह बनाकर बड़ी रसोई में लौट गई। वो फिर संदूक खोलने को थी कि विमल आ गया। पास बैठकर बोला, अम्मा, ये 4-5 फॉर्म है, ज़रा इन पर दस्तखत तो कर दो। इन फॉर्म्स को वो खूब पहचानती हैं। ये बैंक से पैसे निकालने के फॉर्म हैं। बाबूजी की बीमारी में इन कागज़ों की खूब अच्छी पहचान हो गई थी। दस्तखत करने से पहले बाबूजी की बात याद आई। वे अक्सर कहते, तुम पढ़ी लिखी हो सावित्री, बिना जाने बूझे किसी कागज़ पर दस्तखत मत करना। रुपए पैसे के मामले में अपने पेट जाए पर भी विश्वास मत करना। दस्तखत किस लिए? तुम्हारी पेंशन आएगी तो निकलवानी भी तो पड़ेगी। पहले आने तो दो। बस आजकल में ऑर्डर निकलने ही वाले हैं। मैं कल बाबू से मिला था। लेकिन ये इतने सारे फॉर्म क्यों? अब जा रही हो तो 6 महीने रहोगी भी कि नहीं? तब तक पेंशन क्या यूं ही पड़ी रहेगी? क्यों, बैंक वाले क्या रखने के लिए मना करते हैं? और अभी तो मेरा जाने का भी पक्का नहीं है। गई भी तो 6 महीने क्यों रहूंगी? बरसी पर तो मुझे आना ही है। कमल तभी नहा कर निकला था। टावल से सिर पोंछते हुए बोला, भैया, तुम तो एक पर दस्तखत करा लो
और बाकी अम्मा को दे दो। वे हर महीने वहाँ से दस्तखत करके भेजती रहेंगी और तुम यहाँ से ड्राफ्ट बनाकर भेज देना। चाहो तो मेरा अकाउंट नंबर और बैंक का नाम लिख लो। वहाँ मैं पैसे का क्या करूँगी रे? कुछ भी, मान लो कुछ दान पुण्य करने का ही मन हो जाए। तो तुम नहीं करवाओगे, मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा। ये बात नहीं है अम्मा, पर हाथ में पैसा रहता है तो आदमी को बड़ा मनोबल मिलता है। पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा पास में हो तो बेचारगी महसूस नहीं होती। वैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो एक बात कही है। छोटा शायद ठीक ही कह रहा था। गांठ में पैसे रहेंगे तो वो बहुओं के सामने भी सिर ऊंचा करके रह सकेंगी, खासकर छोटी के सामने। उन्होंने एक फॉर्म उठाया, बड़े से पूछकर अंदाज से 1 महीने की पेंशन की रकम लिखी और दस्तखत कर दिए। बड़े ने चुपचाप फॉर्म उठा लिया और छोटे को घूरता हुआ भीतर चला गया। बड़ी शायद इधर ही कान लगाई थी, पति के भीतर आते ही शुरू हो गई। देख लिया ना, गुड़ को पाते ही चींटियां कैसे चिपकने लगती हैं। अम्मा की पेंशन के लिए ही तो लार टपकाने आ गए हैं और अम्मा सोचती हैं उनकी कोख से श्रवण कुमार पैदा हुआ है। बाबूजी एक बार फिर याद आ गए। उन्हें शायद अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। जब भी समय मिलता समझाने लगते, सावित्री, पति पत्नी का साथ सदा नहीं रहता, किसी ना किसी को तो पहले जाना ही पड़ता है। मैं चला भी गया तो तुम्हें निराधार नहीं छोड़ जाऊंगा। तुम्हारे सिर पर पक्की छत रहेगी और गुजारे लायक पेंशन तो तुम्हें मिलेगी ही। हो सकता है बच्चे इसी के लालच में तुम्हारी सेवा करें। अगर वे लोग साथ छोड़ भी दें तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम आराम से जी सकोगी। दोपहर को आंख जरा सी लगी ही थी कि बाहर की कुंडी खड़की। बड़ी ही तत्परता से उठकर बाहर गई। दूसरे ही क्षण उसने आवाज़ दी, अम्मा जी ज़रा इधर आइए। घुटने पर हाथ देकर वे बड़ी मुश्किल से उठीं। बाहर आकर देखा एक दुबला पतला सा युवक दरवाजे पर खड़ा है। उसकी ओर हाथ नचा नचा कर बड़ी बोली, अपने लाडले की करतूत देख लीजिए। क्या हुआ? ये हमारे नए किराएदार हैं, ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। तभी मैं कहूँ कि इतनी बेदर्दी से रुपया क्यों लुटाया जा रहा है, इतनी छुट्टी क्यों बर्बाद की जा रही है। अरुणा ने पट्टी पढ़ाकर भेजा होगा, पर यह तो कोई बात नहीं हुई अम्मा जी। हमारे ही सिर पर किसी को लाकर बैठाएंगे और हमसे पूछेंगे भी नहीं। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? उन्होंने बहू को घुड़क दिया। फिर आगंतुक से मुखातिब होकर बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? वो बेचारा क्या बोलता, बमबारी से पहले ही घबरा गया था। हकलाते हुए बोला, मैं अरुण सक्सेना का साला हूँ। यहाँ बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ है। कमल जी ने कहा था उनके यहाँ एक कमरा खाली है। अरुण सक्सेना को तो आप जानती हैं ना? हाँ जानती हूँ, कमल का दोस्त है। पर बेटे, कमल तो यहाँ रहता नहीं है, उसे शायद कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ तो कोई कमरा नहीं। तुम्हें नाहक तकलीफ हुई, माफ़ करना बेटे। जी कोई बात नहीं, उसने कहा और चलता बना। अच्छा हुआ जो सिर्फ कमरा देखने आया था, सामान लेकर आता तो अच्छी खासी फजीहत हो जाती। उसके जाते ही उन्होंने बहू को ताकीद कर दी कि इस लड़के के बारे में छोटे से बात भी न करना। अगर उसने हमसे कुछ नहीं बताया तो हम भी नहीं बताएंगे। अगर खुद बात छेड़ेगा तो मैं निपट लूँगी। या तो कमल की अरुण सक्सेना के साले के साथ भेंट ही नहीं हुई, या फिर उसे घर में किसी से जवाब तलब करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जो भी हो, दिन अच्छे से गुजर गया, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। रात खाना खाते हुए उन्होंने सहज भाव से पूछा, छोटे, ऊपर के कमरे की मरम्मत में कितना खर्च आया होगा? कमल चकित हो गया। ये सब क्यों पूछ रही हो अम्मा? ऐसे ही। सच तूने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी कितने दिनों की साथ थी जो अब पूरी हुई। कितने साल हो गए जब तुम लोगों के पढ़ने लिखने के लिए बनवाया था। एक बार जो बन गया सो बन गया, दोबारा उसमें चम्मच भर सीमेंट तक लगाने की सुविधा नहीं हुई। हाथ हमेशा तंग ही रहा। खैर, अब तुमने कमरा ठीक ठाक कर दिया है तो कुछ दिन मैं रह लूँगी। कपिल बेटे, कल मेरा बक्सा और चारपाई ऊपर पहुँचा देना। लेकिन अम्मा, कल तो तुम मेरे साथ जा रही हो। नहीं जाऊंगी,
मैंने अब सोच लिया है कि बरसी तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बाद में देखा जाएगा। और तुम्हारा जो भी पैसा लगा हो मुझे बता देना। मेरी पेंशन मिलने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगी। ये क्या कह रही हो अम्मा? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरे मकान पर तुम क्यों खर्च करोगे? वो मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया होता तो और बात थी, और अभी तो मैं लिखूंगी भी नहीं। हिस्सा बांट जो भी होगा मेरे मरने के बाद होगा। विमल बेटे, मेरी पेंशन कितनी बनेगी? यही कोई 800, 850। ठीक से तो याद नहीं है। तो ठीक है, 400 मैं इसकी किस्त दे दूंगी और 400 तुम मेरे खाने खर्चे को रख लेना, ठीक है ना? छी अम्मा, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे खाने का खर्च लूंगा। उसमें हर्ज ही क्या है बेटे? मिल रहे हैं इसलिए दे रही हूँ। वैसे तो मुझ में भी अभी पकाने का हौसला है, पर तुम्हारी बेकार में बदनामी होगी। इसकी किस्तें चुक जाएंगी तो बाकी पैसा बैंक में रहने देंगे। मेरी हारी बीमारी के काम आएगा। बुढ़ापे में 100 खर्च होते हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है अम्मा। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? छोटे का बड़ी देर बाद बोल फूटा। वे सठिया गई हैं। भगवान ने 2 बेटे दिए हैं और उन्हें अकेले रहने का शौक चल रहा है। अकेली तो मैं अब हो ही गई हूँ बहू। ऊपर नीचे कहीं भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अकेली तो मैं तब भी थी जब बाबूजी को लेकर ऊपर पड़ी रहती थी। तब तो मेरी किसी ने सुध नहीं ली। 2 सालों में एक रात भी नींद भर सो नहीं पाई। एक दिन भी मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। चिंता से प्राण सूख गए थे, पर उस समय भी मेरा कोई दुख बांटने नहीं आया। उस समय तो अम्मा सबके लिए भार थी। हर कोई दुरदुरा रहा था। ये घर हमारा अपना नहीं होता तो शायद यहाँ से भी निकाल दिए जाते। बस अम्मा, अब बहुत हो चुका। नहीं विमल, अभी बस कहाँ हुआ है? मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रात दिन मन में हाहाकार मचा रहता है, फिर भी तो तुम लोगों की जोर तोड़ जारी है। बड़ी चाहती है कि मैं रसोई संभाल लूँ या कहीं टल जाऊँ। बेला चाहती है कि मैं उसके बच्चे संभाल लूँ ताकि वो पढ़ाई कर सके। छोटे की इच्छा है कि मैं उसके घर की चौकीदारी करूँ ताकि राजा रानी बेफिक्र होकर घूम फिर सकें। पर कोई ये नहीं पूछता कि अम्मा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या है? बोलते बोलते उनकी सांस भर आई थी। उन्होंने दीवार से सिर टिका लिया और निढाल होकर बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, शरीर से भी और मन से भी। मुझसे अब कुछ नहीं होता। मुझसे अब कोई आशा मत रखना। रसोई में सन्नाटा सा खिंच गया था। सब एक दूसरे से आंखें चुराते हुए स्तब्ध बैठे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि कब कुणाल उठकर दादी के पास जाकर बैठ गया। वो अपने जूठे हाथों से ही दादी की गलबहियाँ लेते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो दादी माँ, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर सोऊंगा। उन्हें लगा जैसे उनके मन का सारा आक्रोश, सारा सूनापन इस प्यार भरे स्पर्श ने, इस भोले आश्वासन ने हर लिया है। लोग शायद इसी दिन के लिए संतान की कामना करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी विश्रांति। दोस्तों, अपने बुजुर्गों के अनुभवों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। उनकी उपस्थिति मात्र हमें आत्मिक बल देती है। तो हम अपने बुजुर्गों को क्यों ये एहसास दिलाएं कि वो इस दुनिया में अनचाहे हैं, या उनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है, या उपयोगिता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा करना कहाँ तक उचित है? उन्हें हम प्यार दें, सम्मान दें, उनकी भावनाओं का आदर करें। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।